A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding with another new video. और जो आज की हमारी वीडियो है वो अब जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड है। हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया। आर्टिकल 14 से रिलेटेड आज है, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा मैं। एक्सेप्शंस है इसमें कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो है उसमें क्या एक्सेप्शंस होती है। तो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव स्टार्ट कर देते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आर्टिकल 361 जो यहाँ से यहाँ तक बताता है, मैं शॉर्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा। यहाँ पे ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो क्या है, वो आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल नहीं है इसका मतलब है वो जवाब नहीं देंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। वाई? अगर वो कोई भी काम करते हैं, जो भी उनकी डेजिग्नेशन है, जो भी उनको पावर्स है, जो उनको एक्चुअली प्रोसीजर है, ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, और जब तक अपने ऑफिस के टेन्योर में वो है, उस टेन्योर के अंडर जब आते हैं, ऑफिस में जब तक है, जब तक उस डेजिग्नेशन को हेल्ड करते हैं, कोई भी वो काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट्स जो उनके बनते हैं उस काम को करने के लिए, या उनके पास जो पावर्स है और प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम में आप उनके खिलाफ कोई भी ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ना सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको जेल में नहीं जा सकता है, और वो आंसरेबल नहीं है। सो पहला आ गया कि दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा आ गया कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा आ गया कि आप उनको कैद में नहीं डाल सकते, जेल में नहीं डाल सकते। और उसके बाद आ गया कि उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ कोई भी सिविल या जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं। कि इसका मतलब है कोर्ट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ओके। अब ये चीज ना एक्चुअली मैंने आपको बार बार यहीं बताई हुई है कि इस चीज के ऊपर आपने ध्यान में रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बार बार जो मैं आ रहा हूं, एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन उसकी एक्चुअली है। 70% इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन है, 30% ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया जाता है, जो हम पढ़ते नजर आता है हमारा, और 70% हमें खुद समझना है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक आम इंसान कोई क्राइम करता है, बैटरी करता है, असॉल्ट करता है, डिफेम करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है, रॉन्ग एक्ट करता है, क्राइम करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है, प्रिस्क्राइब्ड जो है पनिशमेंट है उसके लिए। अब उसके लिए अगर पनिशमेंट है, तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है, ये 361 जो है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्वेश्चन राइज होता है व्हाई। और ये सब करने से आपने पढ़ा होगा कि राइट टू इक्वालिटी कहता है, जो सिंपल सा मीनिंग जो मैंने बताया था, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। हमने पढ़ा था रीजनेबल जो है इनक्वालिटीज, वहां पे हमने वो डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। उसमें कहता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगी, इक्वालिटी होगी। राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन है 361। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है ये एक्चुअली, कि भाई इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही है, इम्यूनिटी दे रहा है 361 आर्टिकल इनको, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। कि यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है, और जो समझने वाली बात यहां पे है कि एक आम इंसान के साथ अगर ऐसा हो तो उसको तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, पर यहां पे इनको मिलती है। इसका मतलब है इनका जो डेजिग्नेशन है, इनका जो काम है, क्योंकि ये कंट्री को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका डेजिग्नेशन जो है बहुत ज्यादा है। दे आर एक्चुअली होल्डिंग a very dignified designation we can say। सो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको इम्यूनिटी मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो टोटली ही रॉन्ग हो, कोई ऐसा कोई जिसका एक कह सकते हैं आप इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो, किसी ऐसे सिविल एक्ट का, आप बोलेंगे नहीं टोटली इम्यून है। नहीं, टोटली इम्यून नहीं है। इनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, बट 2 महीने एक्सपायर होने के बाद। इसका मतलब है कि 2 महीने का नोटिस आपको पहले देना है। दूसरा ये आया कि क्या अगर कोई भी पर्सनल कैपेसिटी, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इस चीज को समझना है आपने, पर्सनल कैपेसिटी। कि एक तो आया कि अपने जो भी उनका टेन्योर होगा, जो भी उनका जो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ड्यूटीज को, या पावर्स को वो पोजेस करते हैं, काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। पर इम्यूनिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है वहां पे कोई ऐसा मिसबिहेव करें, या कोई करप्शन करें, या कोई ऐसा कोई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम करें, वेदर वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। यहाँ पे ये कहता है कि आंसरेबल नहीं है। मैंने वही कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी लैंग्वेज है ये सारी।
बट ये सिर्फ ये नहीं है कि बस ये लिखा दिया और बता दिया, नहीं, ये समझाना भी है। ये तभी समझाना है जब आपको खुद अब कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन पता होगी। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, बुक उठा के चेप देते हैं इस तरह से, और इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा पाते। इनको लगता है कि बस, मैंने वही कहा कि पॉलिटिकल साइंस कोई इजी काम नहीं है। पॉलिटिको खासकर अगर हम देखें, पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझाना इतना आसान नहीं है। इसके इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन तो समझ ही नहीं आएगी, पहले सबसे बड़ी बात है। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि टोटली इम्यून इम्यून नहीं है वो। अगर कोई ऐसा एक्ट वो करते हैं कि दे आर, टू सम एक्सटेंट दे आर आंसरेबल अदर देन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आ गया पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऐसा कोई एक्ट करता है तो आपने देखा सुना भी होगा, हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे क्या होता है कि वहां पे उसके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हो जाती है। पाल वो है, ऐसा नहीं कि ये आंसरेबल है, गवर्नर आंसरेबल है, प्रेसिडेंट आंसरेबल है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहता है कि कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। और दूसरा यहाँ पे ये भी देखना है कि वेटेज, अगर किसी छोटा मोटा, अगर जैसे देखा होगा कि छोटा मोटा असॉल्ट या बैटरी होता है तो एफआईआर लॉज हो जाती है। छोटा मोटा कोई चीज इंसिडेंट होती है तो बंदे को पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बाद की बात होती है कि ट्रायल वाली प्रोसीडिंग, उसके राइट्स वो सारे चलते हैं। आर्बिट्रली अरेस्ट के खिलाफ ऐसा कोई ना हो एक्ट, और उसको पूरा राइट है, उसके बाद वो या उसको कन्विक्ट किया जाएगा या उसको छोड़ दिया जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। उसको सजा मिलेगी या उसको छोड़ दिया जाएगा। बट यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो आम इंसानों में नहीं आते हैं। ये पोस्ट उनको एक टोटली डिफरेंट डेजिग्नेशन उनको प्रोवाइड करती है और इम्यूनिटी देती है। बट यहां पे अगर वो ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो टॉलरेबल नहीं है, तब वो आंसरेबल है। अपनी अपनी रिस्पेक्टिवली जो है, जो उनका स्पेयर है, जो उनका स्कोप है, एम्बिट है, उसके ही फ्रेमवर्क में दे आर आंसरेबल। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है कि रट्टा नहीं मारना है आप लोगों ने। ओके, ज्यादा डीप में हमने यहाँ पे जाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि नो पर्सन शैल बी लायबल। कोई भी पर्सन, अगर सपोज करो कि अगर वो न्यूज़पेपर में कोई जो भी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में हो रही है या स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, आर्टिकल आपने याद रखना है 361A है, तो वहां पे कोई पर्सन अगर उसको सच्ची घटना को, या जहां पे वो जो चीजें हुई है उसको बता रहा है, दर्शा रहा है, तो उसको वो जो है, वो पर्सन जो है वहां पे आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको वो लाइबल नहीं है कि उसको रोक नहीं है। क्यों भाई, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट मैंने वही कहा कि वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी जगह पे हम घुस गए जहां पे हमारा जाना मना है, ऐसी जगह पे हमने कोई रिकॉर्डिंग ले ली जहां हमें नहीं लेना है, कॉन्फिडेंशियल है, नहीं। तो ये कहता है यहाँ पे, सॉरी, ये कहता है यहाँ पे कि सपोज कीजिए अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, वोटिंग हो रही है, कुछ भी डिस्कशन हो रही है, डेलिब्रेटिव फंक्शन हो रहा है वहां पे, तो कोई भी पर्सन उसको पब्लिश कर सकता है, वो लाइबल नहीं होगा। ओके, ये तो चीज आपको समझ आ गई। आपने आर्टिकल्स याद रखने हैं। मैंने वही कहा कि एक एक्सेप्शन, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14, बार बार मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 14 जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ना, जो मैंने पढ़ाया, आपको एक्सेप्शंस भी समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात है, बच्चों को आर्टिकल 14 लगता है बस ऐसे रट्टा मार दिया, उसके बाद एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सेप्शन को भी रट्टा मारते हैं, पेपर में आते हैं वो, क्योंकि पेपर में मैंने बार बार कहा, एग्जामिनर वहां पे ट्रिक शिक्स नहीं देखेगा कि आपकी ट्रिक्स कैसी चल रही हैं। तो वहां पे वो देखेगा इन बच्चे के पास नॉलेज कैसा है। तो नॉलेज तो तभी होगा ना आपके पास जब पहले आप इतना पढ़ेंगे और इतने में से फिर वो इतना ही पूछेगा, मैं जो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पता चला कि आप बोलोगे सर एक काम करेंगे, इतना नहीं पढ़ेंगे, इतना पूछेंगे वही करेंगे। अरे यार, वो तो तभी समझ आएगा ना, उसको तो तभी ब्रेक कर पाओगे, डेसिफर कर पाओगे उसको, तभी उसकी कोडिंग की डिकोडिंग कर पाओगे, जब आपने इतना कंसेप्ट ले चुके होंगे आप, फिर ही इतने के आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, इसमें चलो छोड़ो, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर आगे है, आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियंस जो है, दे आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग, बिल्कुल वो भी नहीं है। वो जो भी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा होगा क्या क्या होता है, किस तरह से क्या कोई वोट करता है, कोई किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में, कोई भी वो जो बोलता है, वो वहां पे आंसरेबल नहीं है। या अलग अलग जो कमेटीज पार्लियामेंट की होती है, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कमेटीज के ऊपर भी, ठीक है। तो वहां पे भी वो क्या है कि वो भी वहां पे लाइबल नहीं है, जो वो कहता है, जो वो वोट करता है, या कमेटी में या पार्लियामेंट के
जो मीटिंग्स या जो भी डिस्कशंस होती। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे फर्क इतना है कि ये जो है इंडियन पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट और जो कमिटीज है उससे कंसर्न, और उसके बाद ये स्टेट लेजिस्लेचर और कमिटीज है उससे कंसर्न। फर्क है आर्टिकल का 105 में है, 194 में है, बाकी सेम है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने आगे पढ़ना है, 31A, 31B, 31C हम डिस्कस करेंगे, आगे आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ना नहीं है इसको, अभी सिर्फ हमने एक्सेप्शंस को बिल्कुल दिमाग में डाल देना है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है कि laws made by state for implementing directive principles of state policy contained in clause B और clause C। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 39 में आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहां पे जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर हम देखते हैं तो गाइडिंग लाइन से जो स्टेट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की, जो है जो रिसोर्सेज किसी एक पर्सन के पास ना रहे, सभी को इक्वली मिले, सोशल वेलफेयर। ठीक है, जो भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, चाहे वो सोशलिस्ट पैटर्न के बेस पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक पैटर्न बेस पे हो, या गांधीयन हो, जो भी हो। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को। तो वह कहता है कि उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पे कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। कि सपोज कीजिए, यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि यहां पे जो है ये आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल 31C कहता है कि आर्टिकल 31C यहां पे कहता है कि सपोज करो स्टेट क्या करती है, कि स्टेट कहती है कि भाई मुझे कोई नया कानून लाना है। ठीक है, नया कोई काम करना है, क्योंकि मुझे इंप्लीमेंट करने हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से वाले प्रिंसिपल्स, कौन सी गाइडिंग लाइंस जो आर्टिकल 39 में आते हैं, तो वहां पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। और इसीलिए यहां पे ये कहा जाता है कि when where article 31C comes in, article 14 goes out। कि वी कांट से कि भाई यहां पे, मैंने वही हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31C डिटेल में, हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि जब अगर आर्टिकल 31C पढ़ाने लग गया मैं, तो क्योंकि छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत लेंथी है। अभी जस्ट मैं, जैसे हम ना हमारा फंडामेंटल राइट चल रहा है, हम वैसे चलेंगे। एक्सेप्शंस थोड़ी बहुत है, आपको याद रखनी है। उसके बाद सीधा हमने आना है नेक्स्ट वाले आर्टिकल 14 के ऊपर, 15 के ऊपर, सॉरी 14 हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे कहता है कि आई होप कि कुछ हद तक आपको ये पता भी होगा कि यहां पे अगर जो स्टेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर उनको इंप्लीमेंट करती है अंडर आर्टिकल 39। ठीक है, और वहां पे जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां पे, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जैसे में अगर हम आर्टिकल 31A की हम बात करें, तो वहां पे आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि लैंड जो है अगर गवर्नमेंट है वो ऑक्युपाई कर सकती है, कोई प्रोजेक्ट होंगे अगर सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सिंपल सी बात है कि अगर जो है गवर्नमेंट चाहे तो वो यहाँ पे जो आर्टिकल 31C के अंदर जो का उसमें उसके एम्बिट में जो सारी चीज़ें कवर होती है, वहाँ पे वो ये कह सकती है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए ये चीज़ें, ये कानून हम लाते हैं। और वहां पे फिर ये चीज आती है कि वहां पे फिर आप ये रोना नहीं रो सकते कि आर्टिकल 14 वायलेट हुआ। अरे इसको तो छोड़िए, ये ले लीजिए, आप बोलेंगे नहीं जी आर्टिकल 14 जो है वायलेट हो रहा है, इम्यूनिटी इनको मिल रही है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे भी पार्लियामेंटेरियंस को इम्यूनिटी मिल रही है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भाई यहाँ पे कह रही है कि भाई वो किसी से, मैंने वही कहा, किसी से लैंड ले ली, बहुत ज्यादा उसके पास लैंड है, जो सीलिंग एक्ट्स होते हैं उससे बियॉन्ड जाके उसके पास लैंड की जो है एक्चुअली पोजीशन है, गवर्नमेंट ने ले लिया कुछ और लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लैंडलेस फार्मर्स को, लोगों को दे दी, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है, तो आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि भाई दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो मैंने वही कहा है, आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, और फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31C को भी। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया। देखिए, मैंने वही कहा आपको कि आपको सिर्फ एक्सेप्शंस में आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है कि
आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा, उसमें एक्सेप्शन क्या क्या आता है। मैंने वही कहा, जब आर्टिकल 14 और राइट टू इक्वालिटी को आप अच्छे से ना, मतलब आर्टिकल 14 को अच्छे से आप समझ लेंगे है क्या, आपको एक्सेप्शन आराम से समझ आ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आर्टिकल 31 सी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि 31A 31B 31C को हमने पढ़ना है आगे। तो बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आई होप कि आपने उतार दिया होगा, आप इसको उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा अभी आपको ना ये सारा इरेज करके मैं 31C को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, सो आप इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। आर्टिकल, मैंने वही कहा, थोड़ा सा आप लोगों में कन्फ्यूजन रहेगी, उसको थोड़ा मिटाने के लिए वो ना रहे, तो आगे तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखिए, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको सेविंग ऑफ लॉज गिविंग effect to giving effect to certain directive principle of state policy। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल 39, ठीक है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स है, तो उनको इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, यहां पे ये क्या कहता है कि उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, कोई जो है चीजें उसमें चेंजेस लाता है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो लॉ वॉइड है, या ये नहीं कहा जाएगा कि वो लॉ जो है वो वायलेशन है किसकी, वो वायलेशन है आर्टिकल 14 की। नहीं, वो वायलेशन नहीं होगी। अब उसमें क्या आता है वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये मोस्टली क्या था, यहाँ पे आपने डेट याद रखना है, 25th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो हमारा अ, ये वाला, और ये रिलेट करता है, आपने ईयर याद रखना है 1971 वाला। ठीक है, तो ये हम आगे श्योरली मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी थोड़े से कुछ पॉइंट्स है आपके लिए, थोड़ा प्रिसाइसली आपने ध्यान में रखना है। ये क्या है कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, किस वाले जो 39 में आते हैं, उसके उसमें कोई चेंज लाएंगे, कोई लॉ लाया जाएगा, तो वहां पे स्टेट कहता है कि स्टेट फिर वहां पे उनको उन चेंजेस को, उस लॉ को जो लाया जाएगा, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाइड होंगे, या उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14 की, नहीं कह सकते, वो एक्सेप्शन है। सो दिस इज व्हाई आर्टिकल 31C इज अ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। अब यहां पे मैंने वही कहा कि इसीलिए यहां पे ये कहता है कि जहां पे आर्टिकल 31C आता है, वहां पे आर्टिकल 14 गोज आउट। ओके, तो यहाँ पे अब ये है क्या, ये 39 एक्चुअली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैं तो है बड़ा डिटेल, इसमें हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है, कि जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए जो रिसोर्सिस होते हैं, उन रिसोर्सिस के ऊपर जो कंट्रोल है, और जो उनके ऊपर जो ऑनरशिप है उन रिसोर्सेज के ऊपर, वो जो है इस तरीके से हो कि सोसाइटी में सबका भला हो, कॉमन वेलफेयर हो। उसके बाद साथ में ये कहता है कि ऐसा नहीं हो कि जो रिसोर्सेज हो या जो वेल्थ हो सोसाइटी की, वो हो दैट शुडंट वर्क लाइक अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कि जो रिसोर्स है या वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, या उन वही पोजेस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम सुनते हैं आगे, इक्विटेबल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हो, रिसोर्सेज की ओनरशिप, उनका कंट्रोल कॉमन वेलफेयर करे हो। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है वो किसी एक फ्यू हैंड्स के पास नहीं हो, सबका भला हो। तो इसमें 39 आर्टिकल में बहुत सारी और भी चीजें हैं, मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। अभी हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा आपको एक्चुअली किस तरह से ये एक्सेप्शन है। इसके ऊपर बड़ा डिबेट है आगे, कि ध्यान में इतना रखना है कि भाई यहाँ पे, अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बस ये एक किस्म का ऐसा वो बकेट बना दिया कि उसमें स्टेट कोई भी लॉ डाल देगा है, कोई भी लॉ नया लाएगा तो 31C में डाल देगा, बोलेगा नहीं जी ये नया लॉ है, आप इसको ये इवन कि इसके ऊपर एक बड़ा लॉन्ग डिबेट भी है, आगे हम पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू से क्या इम्यून है, क्या इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, क्या ये, क्योंकि आप लोगों को मैंने आपको बताया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ना, मैं बताऊंगा किसी टाइम में, शायद मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले,
तो जब आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा ना, आपको सारा समझ आ जाएगा 31A, 31B, 31C। तो हम इसको श्योरली पढ़ेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। इतना आपने समझना है कि जब गवर्नमेंट 39 आर्टिकल को से रिलेटेड कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, कोई लॉज को, कोई रूल लॉज बनाना चाहती है, कोई चीज़ लाना चाहती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 31C कहता है कि भाई वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे वो वाइड हो जाएगा, वाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, रेदर दिस इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गई। यहाँ पे अब हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।